प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 में अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सजीव प्राणियों में अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सजीव प्राणी जो हैं उन पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, अधिक सेवन से उपापचयी प्रक्रियाएं धीमी हो जाती है। बिल्कुल सही बात। अगर अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करेगा मनुष्य तो उसकी उपापचय क्रियाएं धीमी पड़ जाएंगी। मानसिक दुविधा, उनिंदापन व मांसपेशियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ये भी बिल्कुल सही बात। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट, मेथेनॉल के दुष्प्रभाव क्या हैं। जो यकृत में बनती है मेथेनॉल, यह यकृत की कोशिकाओं के साथ शीघ्र अभिक्रिया से प्रोटोप्लाज्मा स्कंदित होता है। जो मेथेनॉल है वो यकृत की कोशिकाओं के साथ शीघ्र अभिक्रिया करके प्रोटोप्लाज्मा स्कंदित करती है। यह चाक्षुष तंत्रिका को प्रभावित करती है और व्यक्ति अंधा हो सकता है। अगर मेथेनॉल बन जाता है तो शरीर में चाक्षुष तंत्रिका को देखने की जो तंत्रिका है उसको प्रभावित करती है और व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा। संपूर्ण शरीर को कमजोर व रोगपूर्ण करता है ये मेथेनॉल। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका आएगा। तो उपरोक्त सभी प्रभाव हैं इसके मेथेनॉल के। तो नेक्स्ट, एथेनॉल के गुणधर्म कौन कौन से हैं। एथेनॉल के गुणधर्म C2H5OH। एथेनॉल के गुणधर्म कौन कौन से हैं। इससे कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। यह कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में होता है, बिल्कुल सही बात है। इसे अल्कोहल भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह एक अच्छा विलायक है, बिल्कुल अच्छी बात है। इसमें दूसरी चीज़ों को अच्छी तरीके से घोला जा सकता है, तो विलायक भी है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका सही है। फॉर्मूला क्या होता है उसका, C2H5OH। ये कमरे के ताप पर द्रव होता है, इसे अल्कोहल भी कहा जाता है, अच्छा विलायक भी है। तो उपरोक्त सभी इसका सही है। एथेनॉल का उपयोग किन किन वस्तुओं में होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था C2H5OH जो है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। टिंचर आयोडीन में भी होता है, कप सिरप में भी होता है, टॉनिक में भी होता है। तो उपरोक्त सभी के अंदर होता है। टिंचर आयोडीन में ये होता है, एथेनॉल होता है, कप सिरप में भी होता है और टॉनिक में भी होता है। घरों में उपयोग होने वाली गैस स्टोव की स्वच्छ ज्वाला के क्या क्या कारण हैं। गैस स्टोव में छिद्रों का होना, छिद्रों में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा से स्वच्छ गैस निकलती है, नीली नीली ज्वाला, उपरोक्त सभी। तो घरों में उपयोग होने वाली गैस स्टोव की स्वच्छ ज्वाला के क्या कारण है। गैस स्टोव के में छिद्रों का होना, छिद्र होते हैं उसमें, छिद्रों में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलती है उसको, तो स्वच्छ गैस निकलती है, नीली नीली ज्वाला, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी इसका यहाँ पे सही है। आगे, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। तो कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की अक्षमता होती है, उन्हें क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक ही इसका सही है। कार्बन यौगिकों का नामकरण किस द्वारा किया जाता है। यौगिकों में परमाणु की संख्या से, प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति में इसको यौगिक पुनर्गठन को यौगिक के साथ दर्शाया जाता है। प्रकार्यात्मक समूह के अनुगलन AEI-OU को संशोधित करके, उपरोक्त सभी। ये तीनों नियम ही लागू, जब IUPAC नाम लिखते हैं उसका तो क्या है, ये सभी रूल्स लागू होते हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका सही है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों को जलाने पर कैसी ज्वाला निकलती है। तो प्यारे बच्चों, असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों को जलाने अत्यधिक काला धुआं निकलता है, पीली ज्वाला निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आएगा। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक को जलाने पर ये तीनों ही बातें सही है, काला धुआं भी निकलता है, पीली ज्वाला भी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एल्केन किसे कहते हैं। तो एल्केन जो है वो प्यारे बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये फॉर्मूला होता है। जो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड होता है। तो एकल बंध जिसमें होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है। तो यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन बिल्कुल सही बात, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है बिल्कुल सही बात। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आ जाएगा, 1 और 2 दोनों। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा किसके साथ आबंध
बनाता है। कार्बन जो है वो हैलोजन ग्रुप के सदस्यों से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन और सल्फर से इन सभी से बना सकता है बंध, तो उपरोक्त सभी आएगा। फुलरीन कार्बन का आविष्कार किसने किया था? तो प्यारे बच्चों, इसका आविष्कार जो किया था आर्किटेक्ट बंकमिस्टर फुलर ने किया था। उसी के नाम के आधार पर इसका नाम पड़ा था फुलरीन। एथेन सूत्र C2H2 अपनी कार्बनिक संरचना को कैसे पूरा करता है? तो यहाँ पर देखो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इसको इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। यहाँ पर किसकी कमी है? 2 की कमी है। 2 की कमी है। एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा। सबसे पहले कार्बन के परमाणु को एक आबंध के द्वारा जोड़ना। कार्बन के सहसंयोजकता को संतुष्ट करने के लिए कार्बन की सहायता लेना। तो देखो पहले कार्बन कार्बन जुड़ता है, फिर कार्बन की एक और एक 2 संयोजकता, इसकी बच गई 2, इसकी बच गई, उनको जोड़ने के लिए हाइड्रोजन की सहायता ली जाती है। प्रत्येक कार्बन परमाणु की 3 असंतुष्ट का आबंध 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर एथीन नहीं था, एथेन था। तो यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, एक एक का साझेदारी हुई तो 3 खाली रह गई। इसकी 3 संयोजकता को भरने के लिए हाइड्रोजन का सहारा ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर सारी बातें सही हैं, इसकी सारी बातें सही है, तो उपरोक्त सभी आएगा। ये जो है इसको ऐसे बना सकते हैं, 3 संयोजकताएं जो है इनको भरने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? एक कार्बन के, हाइड्रोजन की 3 इधर, तो 6 क्या सूत्र बन जाएगा? C2H6। तो ये क्या है? एक एल्केन है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका सही है। हीरा एक दृढ़ त्रिआयामी कैसे बनता है? तो हीरे का प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ आबंधित रहता है। जैसे ये हीरा है, ऐसे 4 कार्बन पर एक नीचे की तरफ, तो इसकी दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। ग्रेफाइट में कौन कौन से गुण होते हैं? तो प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट जो है यह चिकना और फिसलनशील है, बिल्कुल सही बात। विद्युत का सुचालक भी है। कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध 3 अन्य परमाणु के साथ एक ही तल पर होता है। तो देखो कार्बन का ये जो परमाणु है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 3 से जुड़ा हुआ है, अन्य 3 एक तल पर होता है। उपरोक्त सभी ये सारी बातें सही है। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी जब होती है, 2 परमाणुओं के बीच जैसे एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो उसे कौन सा आबंध कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? तो मैंने अभी बताया कार्बन के जो अपरूप हैं वो ग्रेफाइट भी हैं और हीरा भी है और फुलरीन भी है। 3 अपरूप हैं, तो ग्रेफाइट, फुलरीन, कार्बन, हीरा, उपरोक्त सभी। तो इसमें 60 जुड़े होते हैं कार्बन के परमाणु, और जैसे आपकी बोल होती है उस तरीके से जुड़े होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्या विशेषताएं होती है? कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्या विशेषता होती है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ चित्र में दिया हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल, अनुलग्न इसके लगता है ओइक एसिड, और जैसे यहाँ पर ये बनाया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक प्रोपेनोइक एसिड बनाया, प्रोपेनोइक अम्ल बनाया, तो इसका अनुलग्न ओइक एसिड है। बिल्कुल सत्य बात। प्रोपेनोइक अम्ल इसका एक अच्छा उदाहरण है, तो प्रोपेनोइक अम्ल इसका एक उदाहरण दे रखा, अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ उपरोक्त दोनों बातें सही है। वैसे अगर इसको लिखें तो ऐसे लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल को। CNG का प्रमुख घटक क्या है? तो प्यारे बच्चों, CNG जो होता है उसका प्रमुख घटक होता है CH4, मीथेन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अमोनिया के अणु का सूत्र क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, अमोनिया के अणु का सूत्र होता है NH3। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। जल किसकी आबंध संयोजकता को दर्शाता है? जल का फॉर्मूला देखो H2O होता है। तो यहाँ पर देखो कौन से में है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1, बिल्कुल सही बात है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन जो है वो आता है आवर्त सारणी में 7 नंबर पे। तो उसकी परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 7। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, तो 8 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 6। तो बाहरी कोष भरने के लिए इसको कितने और की आवश्यकता है? 2 की। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है।
ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु अष्टक को पूरा करने के लिए किससे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है? ऑक्सीजन जो होता है वो अपने ही परमाणु के साथ ऑक्सीजन के साथ साझेदारी कर लेता है 2 की, तो ऑक्सीजन से और द्विव आबंध बनाता है। ऐसे ऑक्सीजन जो है वो O2 के रूप में पाया जाता है, इसीलिए तो क्योंकि आपस में साझेदारी कर लेता है 2 इलेक्ट्रॉनों की। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन जो होता है कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। तो परमाणु संख्या इसकी कितनी होती है? 8। ऑक्सीजन के परमाणु के L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो प्यारे बच्चों इसकी जो परमाणु क्रमांक होता है 8 है, तो प्रोटॉन भी 8 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 8 होते हैं। पहली कक्षा में 2 आते हैं और दूसरी में 6 आते हैं, तो ये K और L में पूछा है तो कितने होते हैं? 6। क्लोरीन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन परमाणु आता है 17 नंबर पे, तो कितनी आएगी? 17। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। मैंने गलत लिख दिया था, Cl होता है यहाँ पे 17, तो 17 इसका सही है। आगे देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता क्या होती है? तो प्यारे बच्चों क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, तो पहली कक्षा में 2, 8, 10 और 7, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है आपस में, तो Cl2 के रूप में पाया जाता है। तो क्लोरीन द्विव परमाणु अणु है, बिल्कुल सही बात है, Cl2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो देखो ये इस रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन को अपने K कोष को भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें 1 की कमी होती है, तो एक आपस में साझा कर लेता है, वो एकल बंध बनाता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्योंकि इसमें K कोष ही होता है सिर्फ, और K को भरने के लिए कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आगे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन संयोजकता से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन संयोजकता से क्या मिलता है? तो अगर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके H2 बनाता है, तो H2 में क्या है? देखो बारी कोष में 2 हो गए, पूरे हो गए ना, तो हीलियम की यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, तो हाइड्रोजन का एक अणु बनता है, बिल्कुल सही बात, अणु बन रहा है, और उसके सूत्र दत्ता है H2, ये बात सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या देखो 1 नंबर पे आता है और सारणी में, तो 1 है। हाइड्रोजन के K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन के पहले कोष में देखो यहाँ पर कितना? एक इलेक्ट्रॉन होता है। मेथेन CH4 का गलनांक और क्वथनांक कितना होता है? तो इस सारणी से आप देख सकते हो, ये मेथेन है। मेथेन का जो गलनांक है वो 90 है और क्वथनांक है वो 111 केल्विन था। ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पर सही है। अधिकांश कार्बन यौगिकों के अच्छे विद्युत चालक न होने से क्या प्रभाव पड़ता है? अधिकांश कार्बन यौगिकों के अच्छे विद्युत चालक न होने से क्या प्रभाव पड़ता है? परमाणुओं के बीच प्रबल घर्षण नहीं होता, यौगिकों का आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती, यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक की अपेक्षा कम होता है। तो यहाँ पर सभी बातें सत्य हैं, तो उपरोक्त सभी इसका आ जाएगा यहाँ पर। एसिटिक एसिड CH3COOH का गलनांक और क्वथनांक कितना होता है? तो यहाँ पर आप देख लो, ये देखो एसिटिक है 290 और 391, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे है क्लोरोफॉर्म CHCl3 का गलनांक और क्वथनांक कितना होता है? तो इस सारणी से आप देख लो 209 और 334 होता है ये वाला, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों अभी बताया था कार्बन कितने नंबर पे आता है, आवर्त सारणी में 6 नंबर पर, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कार्बन के सबसे भारी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कार्बन के पहले कोष में 2 और दूसरे में 4, तो भारी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चतुस्संयोजकता दर्शाता है ये, तो 4। वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है? तो प्यारे बच्चों वायुमंडल के अंदर जो है वो 0.03%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 इसका सही है। आयनिक यौगिकों में कौन से गुण धर्म होते हैं? इनका उच्च गलनांक होता है, बिल्कुल। आयनिक यौगिक आयनों के आदान प्रदान से बनते हैं, तो उच्च गलनांक होता है, बिल्कुल सही बात। उच्च क्वथनांक होता है, बिल्कुल। विलयन व गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, बिल्कुल सही बात। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका सही है। भूप्रपट्टी में खनिजों के रूप में क्या उपस्थित होता है?
तो प्यारे बच्चों, भूप्रपट्टी के अंदर खनिजों के रूप में कार्बोनेट भी होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है, कोयला व पेट्रोलियम भी होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका सही है। भूप्रपट्टी में खनिजों के रूप में कितने प्रतिशत कार्बन उपस्थित होता है? तो खनिजों के रूप में जो उपस्थित होता है वो 0.02% होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। भूप्रपट्टी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में क्या उपस्थित होता है? तो प्यारे बच्चों, भूप्रपट्टी के अंदर और वायुमंडल के बहुत ही कम मात्रा में, अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है। फिर भी इसके यौगिक बहुत सारे मिलते हैं। इसके स्रोतमुखी प्रकृति है। इसमें 2 विशेष गुण है। कार्बन कार्बन के साथ जुड़ करके एक श्रृंखला बना लेता है, और इसकी चतुस्योजकता, उसके कारण इसके बहुत सारे प्रकृति में यौगिक मिलते हैं। तो कार्बन स्रोतमुखी प्रकृति दर्शाता है अपनी। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? प्रोपेन, एन अनुलग्न गया तो कार्बन कितने होंगे? मेथ एथ प्रोप 3। कितने होंगे? 3। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, CnH2n+2 होता है। तो n की जगह 3, तो 3 दूनी 6 और 2 8, तो H कितने हो गए? 8। तो यहाँ पर देखो, और इसकी संरचना दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला पूछा है तो C3H8, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक्सेन का सूत्र क्या होता है? तो एक्सेन जो होता है वे प्यारे बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है C6H14। हेक्स का मतलब 6, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 14। तो उसमें ये फॉर्मूला काम कर रहा है। हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन अगर हो तो उसकी संरचना हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। साबुन कपड़ों को कैसे साफ करता है? साबुन, नंबर 1, साबुन का आयनिक भाग जल से और कार्बन श्रृंखला तेल से अभिक्रिया करता है। बिल्कुल सही बात। अणु का एक सिरा तेल कण को था, आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। बिल्कुल सही बात, चित्र में देख सकते हो। साबुन का मिसेल मेल को पानी द्वारा बाहर निकालता है। साबुन का ये जो मिसेल बन जाता है इस तरीके से, ये बाहर निकाल देता है मेल को। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका सही है। जल रागी और जल विरागी की क्या विशेषताएं हैं? साबुन के अणु के साथ अभिक्रिया करते हैं। साबुन के अणु के साथ अभिक्रिया करते हैं जल। साबुन के जल में एक विलय को जल रागी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन से विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है? तो यहाँ पर एस्टर अम्ल व एल्कोहल से निर्मित से परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करता है। एस्टर अम्ल व एल्कोहल से निर्मित होने से परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करता है। सही बात। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। बिल्कुल सही बात। और यहाँ पर CH3 COO C2H5 Na C2H5 CH3 COO Na, तो ये अभिक्रिया भी यहाँ पर, तो उपरोक्त सभी इसकी सही है। ये इसकी 2 पॉइंटों में परिभाषा दे दी, फिर इसको यहाँ पर लिख करके बता दिया। क्या तेलीय पदार्थ पानी में घुलनशील होते हैं? तो आपको पता ही, तेलीय पदार्थ पानी में नहीं घुलते। क्या तेल घुलता है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। एथेनोइक अम्ल को क्या कहते हैं? इसका सूत्र होता है CH3COOH। तो प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल। और ये पाया जाता है सिरके में। किसमें पाया जाता है? सिरका में। एथेनोइक अम्ल के क्या गुणधर्म हैं? एथेनोइक अम्ल के क्या गुणधर्म है? एथेनोइक C2, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है। एथेनोइक होना चाहिए थे, ये नोक नहीं है, एथेनोइक है। यह इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। ठंडी जलवायु सर्दी में जम जाता है ये। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका सही है। तो प्यारे बच्चों, ये थे कार्बन के यौगिक वाले अध्याय के कुछ MCQ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।